जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। हम 3 लेक्चर्स से हम यही काम कर रहे हैं। इस वाले लेक्चर में भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने बात कर रही थी कि आप इस कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह हमने देख लिए थे। इसमें हम थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं वो सारे करते हैं। तो आप थोड़ा ढंग से कीजिएगा और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर, तो आप साथ में सवाल भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपके नहीं किए हुए हैं, और आप कंसेप्ट भी वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब इसको शुरू करते हैं। बच्चों ये आपके पास में 2002 का सवाल है, और सवाल उस टाइम में क्या होता था, आपके पास में कम सवाल आया करते हो, सब्जेक्टिव हुआ करते थे, कैलकुलेटिव है। तो अभी हम सब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं, और सब्जेक्टिव में आपके पास में ऐसा जरूरी नहीं कि इंटीजर टाइप हो, या आपके पास में कोई भी आंसर आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। सब्जेक्टिव थे वो उस टाइम पे, तो आपको पूरा कॉपी सॉल्व करके भेजना पड़ता था, फिर कॉपी चेक हुआ करती थी। वैसा सिनेरियो था ना उस टाइम पे, पुराना सवाल है ये। तो इन सब में टाइम में क्या रहता था, उससे कम सवाल रहते थे और प्रॉब्लम्स का जो लेवल रहता था वो अच्छा रहता था। तो ये सवाल का लेवल अच्छा है, थोड़ा लेंदी भी होगा सवाल आपके पास, तो टाइम लग सकता है आपको 10 मिनट्स के आसपास आप दे सकते हैं सवाल को ना। तो पहले आप सवाल एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर आप 8-10 मिनट उसमें लगेंगे, आप ट्राई कीजिए, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने इसको थोड़ा प्रोसीड करके देखते हैं। सवाल में क्या बोला गया, आपके पास में 4 चार्ज पार्टिकल हैं, 4 चार्जेस हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसकी जो डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं ना, तो इस 8 कूलम की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है √27/2, इसकी भी √27/2, और इनकी है √3/2 आपके पास में। ठीक है, अब सवाल में क्या बोल रहा है आपसे, ए पार्टिकल ऑफ मास गिवन है आपको, पार्टिकल कितना मास है आपके पास में, मास इज m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg। ये एक पार्टिकल का मास है जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन्फिनिटी से। उसका चार्ज गिवन है आपको, चार्ज 0.1 माइक्रोकूलम। ठीक है, सबसे पहले आपसे ये बोला गया कि आपने इन्फिनिटी से, अभी हम इस सवाल को हटा रहे हैं ना, वहां पे जगह चाहिएगी तो आप छाप लीजिए बाद में। अब हम इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं V0 से, ठीक है, और उसका चार्ज ये है, कुछ पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच जाए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छी चीज क्या है, हमें ऐसा देख के लगता है कि हम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। हम एक्चुअली मतलब हमारा मन करता है कि अब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे तो हमें मिनिमम एनर्जी मिल जाएगा। लोग जो करते हैं वैसे कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल प्लस यू इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, ऐसे लोग करते हैं। ओरिजिन और इस वाले पॉइंट के बीच में तो गलती हो जाती है, उससे सही जवाब नहीं आता, वो गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, देखिए एक्चुअली ये कुछ ऐसा ग्राफ है आपके पास में, अगर आप इस वाले पॉइंट पे जैसे यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक ऐसा पॉइंट भी आ रहा होगा जिन पे, जिस पॉइंट पे इनकी वजह से जो EFI होगा वो 0 होगा। यहां पे एक ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा होगा जहां पे E नेट कितना होगा आपके पास, 0 होगा, ऐसा एक पॉइंट मिल रहा होगा। अगर आप इसके इस वाले तरफ देख रहे हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पे E इस तरफ है, मतलब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे E 0 है, उसके उस तरफ देखेंगे तो E इस तरफ है, और इसकी इस तरफ देखेंगे तो E इस तरफ है। क्लियर? तो ये कुछ अगर आप पोटेंशियल ये कर्व बना के देखें ना, ऐसा कुछ कर्व आएगा आपके पास में। मैं बात समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने यहां पे इन्फिनिटी से फेंका, मान लीजिए यहां से इन्फिनिटी से फेंका, अब क्या अगर आप इस बॉल को, और आपको पहुंचाना कहां पे, ऐसे इसको ओरिजिन पे पहुंचाना है, कुछ ऐसा ग्राफ है मान लीजिए ना आपके पास में, कुछ ऐसे करके ऐसा कुछ ग्राफ है एनर्जी का,
एक्चुअली ऐसा ग्राफ बनेगा नहीं बने मुझे पता नहीं, मैं सिचुएशन समझा रहा हूं आपको। अगर इन्फिनिटी से आप यहां से बॉल को फेंके और यहां तक पहुंचाना है तो आपको कहां तक पहुंचाने की जरूरत है बॉल को, यहां तक। अगर बॉल को आपने यहां तक पहुंचा दी तो आगे बॉल अपने आप चली जाएगी। तो आपको यह जरूरी नहीं कि आप इन्फिनिटी से ओरिजिन तक पहुंचाओ, आप इस E इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट तक पहुंचा दो। बिकॉज जैसे E इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे आएगा तो आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप लेके चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इस जहां पे आपके पास में E नेट 0 है उसके इस तरफ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा होगा, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे यहाँ इन्फिनिटी से यहां तक लाने में दिक्कत है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, वो उसको अपोज कर रहा है। एक बार यहां तक आ गया तो आगे अपने आप लेके चला जाएगा। तो यही इस सवाल में की पॉइंट था जहां पे गलती हो सकती है। हमें सिर्फ इस वाले पॉइंट तक पहुंचाना है जहां तक E नेट 0 है। अगर आपने वहां तक पहुंचा दिया तो आगे ये चार्ज पार्टिकल अपने आप चला जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या बन गया, हमारा टारगेट ये बन गया सबसे पहले इस पॉइंट की पोजीशन ढूंढी जाए जहां पे आपके पास में E नेट 0 है, उस पॉइंट की पोजीशन ढूंढी जाए, क्योंकि अगर पोजीशन मिलेगी तब ना आप देख पाएंगे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हमने देखा, हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट। थोड़ा सा जस्ट मिनट, हम क्या ढूंढ रहे हैं बच्चों, हमें ढूंढ रहे हैं कि भाई पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर E नेट इज 0, पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर E नेट कितना है आपके पास 0। अब कैसे देखेंगे वो पोजीशन, देखिए अगर आप इसकी वजह से देखेंगे, इस वाले चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रहा होगा, इस तरफ आ रहा होगा E1। इसकी वजह से बच्चों अगर देख रहे होंगे इसकी वजह से तो कुछ इस तरफ आ रहा होगा आपके पास में E2, ठीक है। ये वाला एंगल कुछ थीटा मान लीजिए और ये वाला एंगल कुछ फाई मान लीजिए। सिमिलरली इनकी वजह से भी हो रहा होगा। तो अगर आप देखें तो कुल मिला के क्या हो जाना चाहिए कि E1 cos फाई, E1 cos फाई, E1 का ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू E2 cos थीटा। भाई हम बोल रहे हैं कि इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, इस वाले लाइन ज्वाइनिंग के ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो इसकी लाइन के अलग, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इसकी वजह से कितना है E1 cos फाई, इसकी वजह से कितना है E2 cos थीटा। ये दोनों क्या हो जाना चाहिए आपके पास से बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यार अब हम E1 की वैल्यू लिखते हैं। E1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये डिस्टेंस। तो मान लेता हूं मैं कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कुछ x है आपके पास में, ये दूरी कितनी है बच्चों, कुछ x मान ली हमने। अगर ये x है तो ये इतनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का 27/2, सही। तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 मल्टीप्लाई कोस फाई। कोस फाई कौन सा एंगल है, ये और ये, मतलब इस पूरे एंगल को आप कोस फाई बोल सकते हैं, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कोस फाई। समझ में आ रहा है कौन से वाला एंगल। यहाँ पे अगर आप देखें जो ये वाली लाइन जो बना रही होगी आपके पास में, ये जो लाइन है ये जो इस लाइन से बना रही होगी वो वाला एंगल क्या आपके पास है फाई। तो ये एंगल कितना, कोस फाई क्या होगा, ये डिस्टेंस हमने x माना है कुछ, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा आपके पास में x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 27/2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे E2 देखने जाएंगे, E2 तो क्या होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, दैट इज k, अच्छा q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो सबकी वाली ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितना, ये x है और ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, दिस इज √3/2। तो ये कितना बन जाएगा, x का √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2। और अगर आप कोस थीटा देखेंगे तो ये बन जाएगा x डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर बन गया ना, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन रहा है। अब आइए थोड़ा मार्कआउट शुरू करते हैं। इस केस से x यहाँ पे उड़ गया आपके पास, तो यहाँ पे बन गया 8 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है तो ये 8 बचेगा, सिर्फ माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम उड़ जाएगा, तो 8 आ गया आपके पास। 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 27 की पावर 3/2 होगी, डिवाइड बाय अगर आप देखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 की पावर 3/2 है। बात समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अगर आप हम इसका 1/3 कर दें तो ये बन जाएगा 2, मतलब इसकी पावर 1/3 लगा दें, मतलब इसका रूट ना करके क्यूब रूट कर दें इसका, तो ये 2 आ जाएगा। इससे क्यूब रूट करें तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का पावर 1/2, ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। देख फिर इसको स्क्वायर उठा देते हैं, स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 4, तो ये आ गया आपके पास 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने जाएंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस यहां पे कितना बन गया आपके पास 6 आ गया ना आपके पास, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 27/2, तो यहाँ पे क्या बन गया 3x² इज इक्वल टू 12/2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपके पास में आ रही है दैट इज प्लस माइनस √5, मतलब वो पोजीशन कहाँ पे है, अगर आप इस पोजीशन की बात करें जहाँ पे ई नेट 0 है तो उससे कोरस्पॉन्डिंग जो x निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्लस माइनस √5/2। तो ये तो एक स्टेप था, हम यहाँ तक पहुंच गए, हमें पता लग गया कि जिस पॉइंट पे आपके पास में जहाँ पे ई नेट 0 है वो ये वाला पॉइंट है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5/2। ठीक है, अभी आप इतना देख लिया आपने, अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं और इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, तो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो हम इसको मिटा देते हैं ना, आप आगे बढ़ते हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि हमें ओरिजिन तक पहुंचाने में कितनी वेलोसिटी मिनिमम देनी पड़ेगी अगर इनिशियली पार्टिकल इन्फिनिटी पे था। तो डायग्राम भी मिटा के थोड़ा साफ बना लेते हैं, सिंपली क्लियरिटी मिल जाए। तो डायग्राम भी कुछ ऐसा था आपके पास यहाँ पे, तो हमें पता है पहले हमें इन्फिनिटी से कहां पे पहुंचाना है, x इज इक्वल टू √5/2 पे पहुंचाना है ना, इस वाले पॉइंट पे अगर आप पहुंचा देंगे तो बात बन जाएगी। ये आया था आपके पास, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है इसके अंदर, ये हमसे पूछा भाई इन्फिनिटी से हम कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये यहां तक पहुंच जाए आपके पास में। ठीक है, अब इन्फिनिटी देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी पोटेंशियल अगर आप देख रहे हैं V8 इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना है 0, हम इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ P रख देते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल देखते हैं तो कितना पोटेंशियल आएगा आपके पास। तो हम देखेंगे P पॉइंट का पोटेंशियल दैट विल बी K 8 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √, ये बन गया 5/2 का, और ये आ गया आपके पास 27/2। ठीक, फिर इसकी वजह से पोटेंशियल देखा दैट इज -8 1 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय √5/2 प्लस ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस कितनी थी भी आपके पास, क्या डिस्टेंस थी भाई, कहाँ गया, हाँ भाई ये थी √3/2 ना, ये डिस्टेंस थी आपके पास में √3/2, तो यहाँ पे बन गया 3/2। ठीक है, और इसका ट्वाइस हो जाएगा बिकॉज एक अभी तो आपने सिर्फ ऊपर वाली वैसे नीचे वाली वैसे भी लिखा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे VP निकालते हैं तो VP कुछ आपके पास में आ जाएगा 8K, यहाँ पे माइक्रोकूलम है, डिवाइड बाय ये तो बन गया आपके पास में 16, तो इसको 4 लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ पे आपके पास बन गया K माइक्रोकूलम और ये बन गया 8, दिस इज बिकम अगेन 4, तो ये यहाँ पे 2 बन गया, डन, मल्टीप्लाई 2 कर दिया आपने तो ये यहाँ पे साफ हो गया, और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई 2 किया ना आपने तो यहाँ पे कुछ 2 बन गया, तो यहाँ पे 4 बन गया टोटल। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास 3K और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइक्रो 10 टू पावर -6, ऐसा आ रहा है पोटेंशियल आपके पास में P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, K की वैल्यू क्या आती है आपके पास, K की वैल्यू पुट कर 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, इसको सोल्व करेंगे तो पोटेंशियल एट P आ गया 27 मल्टीप्लाई 3, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया, ये नहीं कर रहा था क्या, ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया P पॉइंट का। आपसे पूछा गया मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होगी, तो अब देखिए यहां से यहां तक पहुंचाना है तो डेल्टा V Q डेल्टा V, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो 0 था आपके पास भाई, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया ना आपको, तो आप यहाँ बोले पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल 0 थी, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है आपको, Q की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 27 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू हाफ। M की वैल्यू क्या गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 है ना, दिस वैल्यू इज 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4, तो ये एक्सप्रेशन आ गया 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 मल्टीप्लाई v²। यहां से अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे सोल्व करके तो ये एक्सप्रेशन आपके पास में कुछ आता है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, v आता है आपके पास 3 मीटर पर सेकंड, इसको कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देंगे तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा आपके पास में, तो ये आपके पास का जवाब हो गया। इसके अलावा एक और चीज पूछी है इसने, वो ये जानना चाहता है कि ऐसी काइनेटिक एनर्जी बताइए जब ये ओरिजिन पे पहुंचता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पे पहुंचते वक्त कितनी होगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, फिर ओरिजिन का पोटेंशियल लिख के आप ओरिजिन का पोटेंशियल निकालिए, फिर आप P पॉइंट का पोटेंशियल में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू हाफ mv²
माइनस हाफ एम इनिशियल का वी स्क्वायर। अब देखिए सोचिए, यहां से आपने चलाया, यहां पे पहुंचे वेलोसिटी अगेन कितनी बन गई, जीरो। सॉरी 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 सॉरी, तो इन्फिनिटी पे तो आपने वेलोसिटी दी थी ना इधर वी नॉट, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो बन गई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना का, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे पहुंच गया, अब इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, सिमिलरली आप यहाँ का पोटेंशियल निकालिए, फिर आप लिखिए तो सेम जवाब आएगा, इस तरीके का जवाब आ जाएगा। तो आंसर जो आपके पास में आते हैं वो आप देख लीजिए। वेलोसिटी तो आपको रिक्वायर्ड है वो 3 मीटर पर सेकेंड, और जो काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पे आपके पास में आती है दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास में ओरिजिन पे। तो सवाल लेंदी है, और उस टाइम पे 4-5 सवाल ही आया करते थे, उतने ही करने होते हैं 4-5 सवाल, तो आप मान सकते हैं 4-5 सवाल मतलब 20 मिनट के आसपास इस आप इस सवाल को दे सकते थे। अप्रोच इसमें ये बढ़िया थी कि आपको एक पॉइंट ढूंढना कि जहाँ पे आपके पास में फोर्स जीरो है, तो वहीं तक आपको पहुँचाना है, आगे अपने आप चला जाएगा, फिर आप चाहें तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो लेंदी सवाल था, ठीक सवाल था, छाप लीजिए। बच्चों ये आपके से 2003 का सवाल है, अगेन थोड़ा कैलकुलेटिव आपके पास में होगा ही, बिकॉज हम सब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं। आप मुझे करके बताइए कि इसका क्या जवाब आएगा। लेंदी है तो टाइम ले सकते हैं ना, टाइम दीजिएगा सवाल को। तो इसका जो जवाब आपके पास में आता है, मैं आंसर बता रहा हूं आपको, ये ऐसा कुछ आंसर है इसका, इट इज 5.824 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ऐसा आंसर है। आ रहा है क्या ये? ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि ऐसे चार्ज का सिस्टम है और इनको इस चार्ज के जो भी चार्जेस है इनको इनफिनिट सेपरेशन पे लेके जाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होगा। तो मैंने बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है आपके पास में डेल्टा यू के, वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के। तो अगर आप फाइनली जो सेपरेट होकर इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे तो यू फाइनल कितना बन जाएगा आपके पास में, जीरो बन जाएगा। तो अगर मैं यू इनिशियल निकाल लूँ तो मेरी बात बन जाएगी, मुझे यू इनिशियल मुझे पता नहीं है, तो यू इनिशियल अगर हम निकाल लेंगे तो हम चेंजिंग कैटेगरी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा तो हम डेल्टा यू से काम करना चाहते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू के बराबर होता है। और फाइनली सब चार्जेस इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे, सब में सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सब में सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी नहीं, तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें, मतलब फिर कोई डिफरेंस करेंगे तो मिल जाएगा ना, माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी आंसर। अब देखिए यार हमें हर एक पेयर की लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे टोटल कितने चार्जेस हैं, 8 चार्जेस हैं आपके पास में, तो कितने पेयर्स बनेंगे, पेयर ऑफ चार्जेस अगर आप देखेंगे तो पेयर ऑफ चार्जेस दैट इज 8c2 बनेंगे यार, 8 चार्जेस हैं 8c2। अच्छा 8c2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दैट इज 7, 8 डिवाइड बाई 2, तो 28 पेयर्स बनेंगे, तो आपको 28 टर्म्स लिखनी पड़ेगी टोटल, तब जाके आप पोटेंशियल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके पास में चार्जेस एज पे हैं, जैसे साइड पे हैं, उनकी हम लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम किसकी लिख रहे हैं, एज वाले चार्जेस की, जो आपके पास में साइड वाले ना, जैसे इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इसका लिख के देखते हैं। तो आप देखिए सिर्फ हम साइड वाले का लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव का एक, तो इसकी पोटेंशियल नेगेटिव आएगी, तो इसका एक पेयर हो गया आपके पास। ठीक है, ठीक है, और फिर हम देखते हैं एक ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, सबके सब नेगेटिव है भाई, कोई पॉजिटिव नहीं है, सबके सब नेगेटिव है। टोटल कितने पेयर बनेंगे साइड वाले, कितनी साइड्स हैं आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में 12 साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं, और हर एक साइड की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस आपके पास में कुछ ए हो गया।
तो यहाँ पे बन गया 4 और 4 8 और 4 12, दैट इज माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, इसकी डिस्टेंस कितनी है a, और इसके कितने पेयर्स बन गए, 8 पेयर बन गए, 12 सॉरी 12 साइड्स है ना आपके पास। समझ में आ गया बच्चों? हर एक साइड की लिखी, दैट इज माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय a, और कितनी साइड्स है ऐसे, 4 ये रही 4 ये रही और ये टोटल 12 बन गई। ठीक है जी, हो गया, साइड वाला काम तो हो गया। अब देखते हैं डायगोनल वाला, कितने डायगोनल बन रहे हैं। आप देखिए एक फेस के ऊपर 2 डायगोनल है, इस फेस पे अगर आप देखें तो 2 डायगोनल है, तो हर एक फेस पे 2 डायगोनल है। टोटल कितने फेस हैं आपके पास, 6 फेस हैं, तो टोटल कितने वो 12 होंगे। तो डायगोनल की आपने लिखी डायगोनल, तो क्या लिखेंगे, देखिए अगर आप इस बार डायगोनल की लिखेंगे तो दोनों सेम चार्जेस हैं, हमेशा डायगोनल पे आपके पास में सेम चार्जेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बन जाएगी, बिकॉज ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेट पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितना है √2a, और ये प्लस बनेगी, ऐसे कितने बनेंगे 12 बनेंगे, बिकॉज एक फेस पे आपके पास में 2 डायगोनल है। समझ 24 की तो लिख दिया आपने, टोटल 28 से 24 तो लिख दिए। अब 4 कौन से हैं आपके पास, बॉडी डायगोनल है, देखिए ये वाला और ये वाला बॉडी डायगोनल आपके पास में, ये वाला और ये भी बॉडी डायगोनल आपके पास में, ये वाला और ये बॉडी डायगोनल, और ये वाला बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल पे जो है वो अपोजिट चार्जेस है, देखिए अपोजिट चार्जेस है, तो अपोजिट चार्जेस है तो उसका क्या लिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डायगोनल आपके पास में आएगा, दिस इज माइनस के क्यू स्क्वायर। अच्छा कैसे डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो ये तो देखिए ये हो गया आपके पास में √2a, दिस इज √2a, और ये हो गया a, तो ये कितना बनेगा आपके पास, दिस इज √3a, दिस इज √3 4, कैसे 4 बोर्ड डायगोनल है। अब आप सबका सम कर लीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर आप टोटल देखेंगे u इनिशियल तो कितना आएगा, दिस इज -12 के क्यू स्क्वायर बाय a प्लस 12 के क्यू स्क्वायर बाय √2a, यहाँ पे बन गया -4/3 के क्यू स्क्वायर बाय a। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, इट इज -5.824 के क्यू स्क्वायर बाय a, यू इनिशियल ऐसा आएगा। अब आपको फाइनल चेंज देखना था ना दोनों में, तो अगर आप देखेंगे तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल 0 है तो कितना बचा, 5.824 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय a, ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी और यही वर्क डन हो जाएगा। क्लियर, तो जवाब मिल गया। तो आसान था सवाल तो डिफिकल्ट नहीं था, पर थोड़ा सा ये सोचना और इसको स्मार्टली लिख पाना, नहीं तो भाई 24 टर्म से लिखने बहुत दिक्कत होगा ना, तो आप स्मार्टली अगर आप सोच के लिखेंगे किस तरीके लिख सकते हैं तो बात बन जाएगी। छाप लीजिए। बजट 2003 का सवाल है आपके सामने, और सवाल आसानी है, करके बताइए एक बार क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम करते हैं इस सवाल को, तो पहले आप आंसर सुन लीजिए क्या क्या है आपके पास। इसका जो ए आंसर है फर्स्ट है, दैट इज के पी क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर। पहला आंसर है के पी क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और जो दूसरा आंसर है आपके पास में दैट इज 2 के पी क्यू डिवाइड बाई डी क्यू, ऐसा कुछ है आपके पास में, ये आई कैप लिखा हुआ। अब देखिए सवाल में चलते हैं। सवाल में बोला गया कि ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज को रखा गया है जो कि फिक्स है, ये बोलना चाह रहा है वो। A Q charge is fixed at origin of the coordinate system while a small electric dipole or dipole moment P is pointing away from the charge along axis। इस डाइपोल का एक्सिस क्या लोग रखा और अवे जा रहा है उस तरफ है, तो मतलब डाइपोल की तरफ मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप देखेंगे तो ये Q चार्ज नेगेटिव चार्ज को बुलाएगा, पॉजिटिव को धक्का मारेगा, पर नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कम है तो कुल मिला के डाइपोल इसके पास में अट्रैक्ट होगा। इनिशियली जो दोनों में डिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। आपसे क्या पूछ क्या रहा है सबसे पहले,
सबसे पहला आपसे पूछा कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट रीचेस द d,0। मान लीजिए इस d,0 पे जब पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हमने क्या लिखा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म आता है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें, आप इस डाइपोल की इनिशियल तो इनफाइनाइट दूर था आपके पास में, और पता है भी एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाइपोल है तो इससे एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल याद है आपको कितना आता है, दैट इज kp डिवाइड बाय r स्क्वायर, kp डिवाइड बाय r स्क्वायर, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव के पास है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये बनेगा माइनस kp डिवाइड बाय r स्क्वायर। अगर आप इक्वेटोरियल पे देखें तो जीरो आता है पोटेंशियल। EFI भी सिमिलर, EFI कैसा था, एक्सियल पोजीशन में 2kp by r क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और एक्सियल पे आता है kp by r क्यूब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल तो आपके पास में जीरो है, बिकॉज सेपरेशन आपके पास में इनफाइनाइट हो गया, तो ये वाली टर्म जीरो बन गई, और रेस्ट शुरू हुआ था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो बन गई। अब पोटेंशियल देखते हैं, अगर आपका डाइपोल यहाँ पे पहुंच जाएगा, अब देखिए अब इनकी वजह सेपरेशन कितना हो गया, डी सेपरेशन हो गया, पोटेंशियल क्या बनेगी, तो पहले इसके से पोटेंशियल लिखा, तो इसके से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस kp डिवाइड बाय डी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में है ना यहाँ पे, तो ये वाली टर्म आएगी। अब पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, मल्टीप्लाई क्यू कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो क्या बन गया माइनस के क्यू पी डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन कैसे आया, अगर जैसे डाइपोल है तो इसके अगर आप इस तरफ है तो नेगेटिव चार्ज पास है तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, इस तरफ है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालना है, तो अगर आप बच्चों यहां से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना निकल के आया आपके पास, दैट इज के क्यू पी डिवाइड बाई डी क्यूब, ये आपके पास आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, हमने इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल नहीं निकाला, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाला, तो इजी हो गया वो काम हमारे लिए। फिर अगर हम आगे बढ़े तो बोले द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट दिस मोमेंट। फोर्स, तो आप ये देख लीजिए कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड किस तरफ है। तो अगर आपके पास में यहाँ पे हम डाइपोल बनाए ऐसे, यहाँ पे डाइपोल है, और अगर आप इस वाली पोजीशन पे मुझसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डी दूरी पे, तो हमें पता है एक्सियल पोजीशन पे आता है 2kp बाय r क्यूब, ऐसे कहते हैं ना, यहाँ पे दो हाथ है 2kp बाय r क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2kp डिवाइड बाय डी क्यूब। और किस तरफ आता है, इस डाइपोल डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है यहाँ पे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो फोर्स कितना है बच्चों, 2kp डिवाइड बाय डी क्यूब मल्टीप्लाई क्यू, ये फोर्स आ गया आपके पास। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में। तो अगर आपको डाइपोल का सिंपल सवाल था, आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल आता है, एक्सियल पोजीशन पे आता है दैट इज kp बाय r स्क्वायर। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखना है कि कौन सा चार्ज पास में है, अगर पॉजिटिव पास में होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अच्छा इस तरफ देखेंगे डाइपोल के नेगेटिव चार्ज पास में तो माइनस आएगा, इक्वेटोरियल पे जीरो आता है। अगर आप देखेंगे EFI की बात करें तो एक्सियल पे आता है 2kp बाय r क्यूब, इक्वेटोरियल पे आता है kp बाय r क्यूब। एक्सियल पे इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वेटोरियल पे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आता है। समझ में आ गई बात, आसान था, छाप लीजिए। ये 2004 का सवाल है, सवाल सिंपल है, एक बार करके देखिए, बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भैया, मैं करने जा रहा हूँ सवाल को, आप स्क्रीन पोज कर सकते हैं। ये हुआ भी, इसका जो आंसर आपके पास में आया दैट इज क्यू नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ब्रैकेट 1 a डिवाइड बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपने आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो आइए आप इसको थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में क्या बोला गया, टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट S1 एंड S2 हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। यहाँ पे ऐसे दो शीट बना देते हैं, एक ये वाली शीट है, एक ये वाली शीट है, और ये शीट है, लाइन नहीं है ना, ऐसे ये शीट है आपके पास में, ठीक है, ये शीट है, इस पे चार्ज डेंसिटी कुछ सिग्मा 1 है, इस पे कुछ सिग्मा 2 है। तो अगर आप EFI मुझसे पूछेंगे तो इसकी वजह से तो इधर आएगा दैट इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इधर आएगा दैट इज सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ई नेट मुझसे पूछेंगे तो ई नेट कौन बड़ा है, सवाल में मेंशन भी किया है, सिग्मा 1 बड़ा है, दैट इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नेट इस तरफ, इस तरफ।
अब सवाल में क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड अलोंग ए लाइन ऑफ लेंथ ए, ये इनके बीच डिस्टेंस कुछ डी है और उसकी ए लेंथ है वो कम है उससे, ठीक है, एट एन एंगल 45 डिग्री विद नॉर्मल टू S1। S1 का नॉर्मल कैसे बने, किसी भी सरफेस का नॉर्मल तो ऐसा कुछ होगा, तो अगर ऐसा कुछ नॉर्मल है तो लाइन कुछ ऐसी है आपके पास में, आप ऐसे मूव किए हैं 45 डिग्री, कितना डिस्टेंस मूव किए हैं हम यहाँ पे, ए डिस्टेंस मूव करें, ठीक है। अगर आप ए डिस्टेंस मूव करेंगे नॉर्मल टू S1, वेयर इज S1, दिस इज S1 ना, इसके नॉर्मल से अगर आप देखेंगे तो 45 डिग्री बना रहा है ऐसे, तो आप यहाँ से ऐसे मूव किए हैं कुछ इस तरफ, बिकॉज नॉर्मल कुछ ऐसा है और नॉर्मल 60 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा, तो इस रेंज का मूव किए 45 कुछ ऐसा बनेगा। अब आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन कितना आएगा आपके पास, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है Q मल्टीप्लाई ई नेट, F डॉट S होगा आपके पास में, F डॉट S। तो अगर आप यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे तो S इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो ये बन जाए Q ई नेट, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी डायरेक्शन में A और यहाँ पे बन गया cos 45, तो एक्सप्रेशन कितना आया आपके पास, इट इज Q ई नेट A डिवाइड बाई √2, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ई नेट की, तो यहाँ पे तो बन गया Q A बाई √2 और यहाँ पे 2 बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो यहाँ पे बन गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान था सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। आप ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए प्लेट के एक फेस पे चार्ज है तब EFI आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और अगर दोनों फेस पे चार्ज होता है तो EFI आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कुछ नहीं बोला उसने, तो हम एक फेस से मान के चले हैं, तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, छाप लीजिए। बच्चे 2005 का सवाल है आपके सामने, आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। ऐसा कई बार देखा गया ना कि आपके पास यहाँ पे फ्लूइड मतलब कोई ड्रॉप और बबल की ये सब बात करके सवाल आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार, तो अगर आप सोच समझ के करेंगे तो हो जाएगा सवाल, करके बताइए क्या जवाब मिल रहा है। आइए अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में क्या बोला गया, सवाल से ढंग से पढ़ लेते हैं। एक कंडक्टिंग लिक्विड बबल ऑफ रेडियस a एंड थिकनेस t, और जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू रेडियस, इज चार्ज टू पोटेंशियल v। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक बबल है ऐसे, ठीक है। बबल क्या होता है, जो अंदर से खाली होता है वो बबल होता है, और ड्रॉप होगा तो पूरा पानी से, पानी की बूंद समझते हैं ना, पानी की बूंद इस ड्रॉप में मतलब पूरे पानी है। बबल अगर आप देखते हैं तो अंदर से खोखला होता है, इसके अंदर एयर रहता है ना, ऐसे ऐसे कुछ अंदर एयर रहता है आपके पास, बाहर भी ऐसे एयर रहता है। अगर ड्रॉप होता तो पूरा लिक्विड होता, कहीं पे एयर नहीं होता, बाहर सिर्फ एयर होता। अब आपको बोला गया कि इसकी जो ये साइड है वो है कुछ A, और ये जो थिकनेस है आपके पास में थिकनेस है T, और इसका पोटेंशियल कितना है V। तो मान लेते हैं कुछ छोटा सा इस पर Q है, तो KQ डिवाइड बाई A को आप D लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये कोलैप्स होकर ड्रॉप बन गया, ये कोलैप्स होकर क्या बन गया, ड्रॉप बन गया। इस ड्रॉप की रेडियस कुछ R मान लेते हैं, तो क्या बराबर होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो अंदर तो एयर है, तो आप इसका वॉल्यूम किसका, जहाँ पे लिक्विड है सिर्फ वो वाला वॉल्यूम लिखना है, तो वो वॉल्यूम कितना है आपके पास, दैट इज 4 पाई a स्क्वायर, ये सरफेस एरिया आ गया, मल्टीप्लाई T कर दिया तो ये वॉल्यूम आ गया। हम मैं ये नहीं बोल रहा कि खाली जगह का जहाँ पे एयर है वो वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, जहाँ पे लिक्विड है सिर्फ वही वॉल्यूम चाहिए। तो 4 पाई a स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका सरफेस एरिया आ गया, उसकी थिकनेस कितनी है T, तो वो वॉल्यूम मिल गया, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये लिखना आना चाहिए, लोग इसमें गलती करते हैं, लोग इसका वॉल्यूम भी लिखते हैं दैट इज 4/3 पाई ए क्यूब। नहीं, हमें ये चाहिए भाई साहब जितने में लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम बराबर होगा ना। एयर तो कंप्रेस हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, कुछ हो जाएगा, जैसे ये कोलैप्स होना शुरू करेगा तो ये तो बाहर निकल जाएगी। तो वॉल्यूम किसका सेम होगा, जिस लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पे है 4 पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई टी, तो और यहाँ पे तो पूरी ड्रॉप है, पूरी ड्रॉप मतलब इस पूरे में लिक्विड 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 है आपके पास, तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, तो यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको, दैट इज r की वैल्यू जो आ रही है बच्चों, दैट इज 3 a स्क्वायर t की पावर 1/3। सही।
अब हमसे इसका पोटेंशियल पूछा गया, तो अगर आप पोटेंशियल ऑफ ड्रॉप देखेंगे, वी ऑफ ड्रॉप, तो क्या आएगा के क्यू, और इसकी रेडियस कितनी है, कुछ आर। चार्ज तो दोनों का सेम आएगा, चार्ज में तो कोई वेरिएशन नहीं है, तो आप यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू की वैल्यू इज वी ए डिवाइड बाई के। तो आपने यहाँ पे लिख दिया के वी ए डिवाइड बाई के, और आर की वैल्यू यहाँ से लिख दी, दैट इज 3a² टी की पावर 1/3। अब इस के ने इस के को उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बन गया वी ए, यहाँ पे बन गया 3t की पावर 1/3, और a की पावर बन गया 2/3। तो ये क्या बन गया, वी ए बाई 3t की पावर 1/3। ये आ गया ड्रॉप का पोटेंशियल, और यही इसका जवाब है। क्लियर? तो आंसर क्या है आपके पास, v और ब्रैकेट में a/3t की पावर 1/3। तो आसान था, सवाल कर सकते थे, बस ये वाली चीज समझ में आना चाहिए कौन सा वॉल्यूम बराबर करना है, वो अगर आपको चमक जाएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों 2014 में पूछा गया मैथ्स का कॉलम है, और बहुत ही आसान सा मैथ्स का कॉलम है। आप करके बताइए क्या जवाब मिल रहा है आपको। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए आप। देखिए इसका ए आंसर सही होगा आपके पास, आंसर ए इसमें आपके पास सही है। और इसको करने की कुछ मतलब मैं कर रहा हूँ वैसा सवाल नहीं है, आप इजी है सवाल, आप खुद से डायरेक्शन वगैरह देखेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। तो हम इस सवाल को सोल्व नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही हल्का सवाल है, तो आप खुद से इसको कर सकते हैं, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इतना ईजी सवाल तो बच्चा कर सकता है। ठीक है, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। 2018 में पूछा गया मैथ्स का कॉलम है, ये आप करके बताइए क्या जवाब मिल रहा है आपको। अभी हुआ। तो इसका जो जवाब आ रहा है दैट इज बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। सवाल तो आसान है। सबसे पहले अगर पी ऑप्शन में बात करें, पी में बोल रहा है कि ई इज इनडिपेंडेंट ऑफ डी। ई इनडिपेंडेंट ऑफ डी क्या है? सबसे पहले तो आपको बोल दिया कि आपके पास में एक क्यू चार्ज है ओरिजिन पे, तो अगर क्यू चार्ज ओरिजिन पे होगा तो उसकी वजह से ई एफ आई है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा। तो ये सबसे पहले अगर आप लिस्ट टू में देखेंगे, अगर क्यू चार्ज होता है आपके पास, सबसे पहला हम लिस्ट टू देख रहे हैं ना, लिस्ट टू अगर आप देखेंगे तो अगर क्यू चार्ज आपके पास में ओरिजिन पे, यहाँ पे हमने ऐसे क्यू चार्ज बना दिया ओरिजिन पे, और कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, कहाँ पे दे रहे हैं 0,0,d। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कितना आएगा, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो ये कौन से मैच कर रहा है आपके पास में, आर से मैच कर रहा है। तो आर का तो हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 1, ठीक है।
आर का 1 हो रहा है। फिर हम आपसे पूछा गया डाइपोल को रखा गया, उसका जो डाइपोल कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास है वो कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे से कुछ जेड एक्सिस मान लेता हूँ मैं ये। तो डाइपोल अगर आप देखेंगे तो एक को यहाँ पे रखा गया और एक को यहाँ पे रखा गया, तो डिस्टेंस कितनी है, 2l डिस्टेंस है इसके बीच में। एक यहाँ पे माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। अगर आप EFI देखेंगे तो ये आता है एक्सियल पोजिशन पर 2kp डिवाइड बाई आर क्यू। आर की जगह यहाँ पे डी यूज करेंगे, वो डिस्टेंस डी है, तो आप लिखेंगे दैट इज 2kp की जगह आ जाएगा क्यू और यहाँ पे 2l डिवाइड बाई डी क्यूब। तो ई जो है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी क्यूब के। तो आप ये बोल देंगे कि सेकंड वाला का जो ऑप्शन है वो एस होगा। सेकंड वाले का जो ऑप्शन है तो एस का आप सेकंड बोल दीजिए, एस का सेकंड। अच्छा एस का सेकंड है क्या कहीं पे? हाँ एस का सेकंड है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे बोला गया कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे ये मान लेता हूँ ऐसे कुछ एक्स एक्सिस और यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ जेड एक्सिस। तो आपको मैं डी डिस्टेंस पे देखा, तो EFI कितना है 2k लैम्डा डिवाइड बाई डी। तो अगर आप 2k लैम्डा बाई डी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है जिसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो ये क्यू से मैच कर रहा है। तो थर्ड का क्यू का क्या हो जाएगा आपके पास में, थर्ड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोला क्या कि टू फाइनाइट लाइन वायर्स यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम बना देते हैं ऐसे, एक वायर ऐसी बनाती, एक वायर ऐसी बनाती, ठीक है। दोनों पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना आपके पास। तो एक पे प्लस लैम्डा, एक पे माइनस लैम्डा। सवाल पढ़े, टू इनफाइनाइट वायर्स यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, वन इज अलोंग y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ओरिजिन मान लीजिए आप, और यहाँ पे होगा z इज इक्वल टू l, ठीक है। इस पे प्लस लैम्डा है और सिमिलरली जो इस तरफ है आपके पास में दिस माइनस z इज इक्वल टू माइनस l है यहाँ पे, ये z एक्सिस मान लीजिए ना, और इस पे कुछ माइनस लैम्डा है आपके पास। आपसे पूछा है डी डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे कितना EFI होगा यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो इसकी वजह से कितना आएगा, इस तरफ आएगा तो 2k लैम्डा डिवाइड बाय डी माइनस l। और अगर आप इधर देखेंगे तो इसमें कुछ आएगा, तो इसकी वजह से आएगा 2k लैम्डा डिवाइड बाय डी माइनस l, सही। और अगर आप इसकी वजह से देखेंगे तो उस तरफ आएगा माइनस 2k लैम्डा और ये हो जाएगा आपके पास में d प्लस l। ऐसा कुछ आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने जाएगा तो 2k लैम्डा तो बाहर आ गया आपके पास, तो इधर बनेगा d प्लस l, यहाँ पे बनेगा माइनस d प्लस l, और यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो ये आपके पास में साफ हो गया। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है, 2k लैम्डा और 2l डिवाइड बाई डी स्क्वायर, बिकॉज अगर जो l है वो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो डी स्क्वायर के प्रोपोर्शन आ रहा है। तो आपके पास में r वाले के अंदर 4 भी मैच कर जाएगा। तो जहाँ पे हमने r लिखा था इसका 4 भी आ जाएगा ना आपके पास। अच्छा अब देखते हैं लास्ट वाले में इनफाइनाइट प्लेन है और प्लेन की वजह से आता है सिग्मा बाई 2 वो डी पे इंडिपेंडेंट आता है, तो p का 5 हो जाएगा। अब आप देखिए p का तो 5 करवाना है, p का 5 करवाना है तो d एलिमिनेट हो गया आपके पास में। q का क्या हो सकता है बच्चों, q का कहाँ है, q का 3 होगा आपके पास, तो ABC ही बचे, अभी कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। r का अगर हम देखेंगे वेयर इज r, r का 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, तो इसमें पूरे में 1 ही गिवन है आपको ना, 1 ही गिवन है। तो आपके पास में 1 and 4 गिवन है, 1 and 4 गिवन है ना, r का 1 and 4, ठीक है। r का 1 and 4 गिवन है, q का 3 गिवन है और s का 2 गिवन, तो b ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। अभी हम इंटीजर टाइप वाले सवाल कर रहे हैं, और ये आपके पास में एक सवाल है सामने, ये 2009 में पूछा गया सवाल है, और ये वेरिएबल रो का सवाल है, वेरिएबल डेंसिटी का सवाल है। तो चार्ज डेंसिटी गिवन है, वो वेरिएबल है, कुछ कुछ वैल्यूज आपसे पूछी है, आप करके बताइए क्या जवाब आपके पास आ रहा है।
ठीक है भाई, अपने शुरू करते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 2। सवाल में क्या है आपके पास में, एक सॉलिड स्फीयर है, हमने बना दिया यहाँ पे सॉलिड स्फीयर, इसी कुछ रेडियस r है और इस पे टोटल चार्ज है आपके पास है वो कुछ q है। अब इसका जो रो है वो वेरिएबल है, और रो क्या लिखा हुआ है आपके पास, रो इज इक्वल टू k r रेज़ टू पावर अल्फा। r यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है ना, कोई किसी दूरी r पे ऐसा आपके पास में चार्ज डेंसिटी है। अब आपसे बोल रहा है कि जो आपके पास में E एट r/2 है, E एट r/2 और E एट r अगर आप देख रहे हैं तो उनका रेशियो क्या है, 1/8 टाइम्स है, 1/8, ये रेशियो 1/8 है। अभी आप ये देखिए कि मान लीजिए आप किसी जनरल पोजीशन पे जाके, मेरी बात समझना ना, अगर आप जनरल पोजीशन पे जाके EFI निकालना चाहते हैं, इस वाले पोजीशन पे EFI निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैसे EFI निकालेंगे, आप गॉस लॉ लगाएंगे। तो आपने बोला गॉस लॉ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E बाहर आ गया आपके पास में, E बाहर आ गया तो ये एरिया बन गया 4πr² इज इक्वल टू Q इनसाइड। हमें सिर्फ Q इनसाइड से मतलब है, कैसा है Q इनसाइड, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे रो कैसा भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमें Q इनसाइड से मतलब है। तो E आपके पास में आ जाए, दैट इज Q इनसाइड डिवाइड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r², ऐसा E आ जाएगा। तो कुल मिला के मुझे r/2 रेडियस के अंदर अगर मुझे यहाँ पे EFI निकालना है, बाहर का तो पता है ना, E एट r तो हमें क्लियर है, टोटल चार्ज गिवन दैट इज k q डिवाइड बाई r² हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस मुझे r/2 वाला EFI अगर मिल जाएगा तो थोड़ा सा करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो r/2 पे चलता हूँ मैं, सबसे पहले इसका चार्ज इनसाइड निकालता हूँ कितना होगा। अब कैसे निकालूँ मैं इसके अंदर, तो मैंने बोला एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया यहाँ पे, दैट इज 4πx² dx, ऐसे एलिमेंट पकड़ लिया, यहाँ से जाके कुछ r दूरी दिखा तो r लिख देता हूँ, r² और dr। x में मज़ा आता है ना, r dr मज़ा नहीं आता थोड़ा। यहाँ पे इसकी विड्थ मान लिया आपने, थोड़ी सी विड्थ है, और ये विड्थ कितनी है आपके पास में, dr विड्थ है, दिस विड्थ इज dr। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 4πr² dr। मल्टीप्लाई इसका रो मल्टीप्लाई करेंगे तो रो कितना है आपके पास, रो हमने लिखा k r⁴ ठीक है। तो ये आपके पास में dq चार्ज आ गया, छोटा सा dq चार्ज, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके r/2 तक तो आपको उसका चार्ज इनसाइड मिल जाएगा। तो q इनसाइड अगर आप देखेंगे तो ये मिल गया 4π है क्या एक्सप्रेशन, ये 4π बाहर आ गया, k भी बाहर आ गया, 4πk बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो r⁴ है आपके पास में, कितना आ जाएगा, r⁴ +2 और यहाँ पे dr हो गया। तो इसको करें दैट विल बिकम 4πk और ये बन जाएगा r⁴ का होता है x³/3, तो ये बन जाएगा, ये अल्फा और आर एक जैसे देखते हैं, α+3 डिवाइड बाय α+3, ये आ गया बच्चों q इनसाइड। सही, अब आप r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अब देखिए अगर आप निकालेंगे r/2 में अगर आप q इनसाइड निकालेंगे तो कितना आएगा, 4πk r की जगह बन जाएगा r⁴, ऐसा बन जाएगा कुछ। और अगर आप यही चार्ज पूरे में निकालेंगे, पूरे में कितना है, तो q के बराबर आना चाहिए, तो पूरा देख लेता हूँ। पूरे में अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 4πk, बस इस r की जगह कैपिटल R पुट कर दिया हमने, यहाँ बन जाएगा कैपिटल R⁴ डिवाइड बाय α/3। क्लियर। अब हम दोनों को भी बराबर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के साथ देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। तो मैं इस वाले पोर्शन में मिटा रहा हूँ, इस वाली जगह में थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये बन गया आपके पास में k, दिस इज बिकम 8 टाइम्स E एट r/2, वो कितना है k, ये अलग k है, ये वाला अलग k है ना आपके पास, इसको 1/4π एप्सिलॉन नॉट कर देता हूँ, 1/4π एप्सिलॉन नॉट k, q की वैल्यू है 4πk r/2 रेज़ टू पावर γ/3, गामा है क्या, अल्फा है, ये अल्फा है, रेज़ टू पावर α/3 डिवाइड बाय α/3 kq डिवाइड बाय r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, r²/4, और ये किसके बराबर है, ER के बराबर है। तो ER कितना है, k दैट इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट, q की जगह आ गया 4π r⁴ डिवाइड बाय α/3 kq डिवाइड बाय r²। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, 4π एप्सिलॉन नॉट ने इसको उड़ा दिया, 4π ने 4π को उड़ा दिया, α/3 ने α/3 को उड़ा दिया। यहाँ पे k था आपके पास में और ये k ने इस k को भी उड़ा दिया। अब एक्सप्रेशन में देखता हूँ क्या बच गया, यहाँ पे r² उड़ गया, तो यहाँ पे तो बन गया 32 और यहाँ पे बन गया r/2 रेज़ टू पावर α/3 इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर α/3।
ऐसे ही है। अब इसको कर उड़ा दूंगा तो ये r उड़ जाएगा, यहाँ पे दिया गया 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर अल्फा बाई 3। अब आप बताइए 2 रेज टू पावर 5 होता है 32, ये हो गया 2 रेज टू पावर 5, तो अल्फा बाई 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अल्फा बाई 3 की वैल्यू आ गई 5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेटिव सवाल था आपके पास में, मतलब कंसेप्ट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, और पता होना चाहिए EFI कैसे दिखते हैं अंदर, उसका डेरिवेशन था, और डेरिवेशन क्लियर होता तो आप कर सकते थे। तो इस वाले सवाल से आप डेरिवेशन करना सीख सकते हैं, कभी वेरिएबल रो गिवन हो तो आप EFI कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपको समझ में आ सकती है यहाँ से, और आप सवाल में कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि हमें दिख गया था मैं दोनों में के लिखूँ तो के कट जाएगा, तो मैंने वो वाला टर्म यूज़ नहीं किया, मैंने इसी टर्म में मैं करता गया, बिकॉज मुझे के वगैरह काट देता तो बात बन जाती। ठीक है, छाप लीजिए। 2011 का सवाल है ये, और सरफेस टेंशन इसमें थोड़ा इंक्लूड कर लिया, करके बताइए क्या जवाब मिल रहा है। हाँ भाई, किया जाए सवाल को। इसका जो जवाब आपके पास में आएगा, इसका आंसर रहेगा 3, n की वैल्यू आती है आपके पास में 3। अब कैसे सवाल है देखिए, आप है ना ऐसे 4 स्टिक्स मान लीजिए, ऐसे 4 स्टिक है, 1 2 और 3 और ऐसे 4 स्टिक्स मान लीजिए, और आपस में जॉइंट नहीं है ना ये वैसे, और इसके बीच में सॉफ्ट फिल्म है आपके पास, बीच में क्या है, सॉफ्ट फिल्म, और आपको बोला गया कि स्क्वायर शेप है, तो साइड वगैरह भी कुछ गिवन है क्या, साइड भी गिवन है। ये तो यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास में Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, और यहाँ पे ऐसे एक चार्ज है Q, इस तरीके से। अब देखिए होगा क्या, अब आप देख रहे हैं भी ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ लगाएगा। सिमिलरली ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला इस तरफ लगाएगा। तो अगर आप इस पे नेट देखें, इस वाली स्ट्रिप पे अगर आप नेट फोर्स देखेंगे, तो ये वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये वर्टिकल वाले फोर्सेस हमें चाहिए। और ये जो F वर्टिकल आपके पास में आ रहा होगा वो किससे बैलेंस हो रहा होगा, फोर्स ड्यू ऑफ सरफेस टेंशन। सही है बात। तो हमने सबसे पहले फोर्स देखा, ये वाला फोर्स F बोल दिया, इसको कुछ F डैश बोल दिया, ये F हो गया, ये F डैश हो गया। तो अगर आप F वर्टिकल देखेंगे तो कितना आएगा, F प्लस F डैश cos 45, बिकॉज ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं कि भाई इस वाले एलिमेंट के ऊपर जो ऐसे रखा हुआ है या फिर छोटी सी रोड है, इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो ये F की वैल्यू दैट इज K Q1 Q2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, प्लस F डैश की वैल्यू आ गई आपके पास K Q1 Q2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, जो आ जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे cos 45 आ गया, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। आई होप यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अब ये आपके पास में F वर्टिकल आ गया। अब किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा ये एक्सप्रेशन दैट इज K Q स्क्वायर। तो इसमें देखें तो K Q बाई ए स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, ये बन गया 1 + 1/2√2। ये फोर्स आ गया आपके पास में, जो आपके पास में वर्टिकल फोर्स है इलेक्ट्रिक की वजह से। सरफेस टेंशन का फोर्स अगर आप देखेंगे, सरफेस टेंशन होता है टेंशन मल्टीप्लाई लेंथ। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 सरफेस है ना आपके पास में, अगर आप यहाँ पे देखें सो फिल्म ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, 2 सरफेस रहेंगे, एक ये वाला एक ये वाला ऐसे रखा होगा ना, तो एक ये वाला सरफेस हो गया, पीछे वाला हो गया। तो सरफेस टेंशन 2 सरफेस पे लगेगी आपके पास। सरफेस टेंशन आपके पास में कितना क्या गिवन है, कोफिशिएंट वगैरह कुछ गिवन है, गामा गिवन है सरफेस टेंशन आपको। तो कितना है, दैट इज गामा मल्टीप्लाई 2a, बिकॉज 2 सरफेस पे लगेगा। यहाँ पे खतरा रहता है लोग उसको एक बार लिख नहीं, यहाँ पे 2 बार रहेगी ना आपके पास। अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इसके बराबर कर, दैट इज गामा मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल टू K Q स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 1/2√2। क्या पूछना क्या चाहता है, किसकी वैल्यू जानना चाह रहा है, ए की वैल्यू जानना चाह रहा है भाई साहब, ए में इंटरेस्टेड है। ठीक है, मैं ए में इंटरेस्टेड, तो a क्यूब क्या आ गया आपके पास, दैट इज K
क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय 2r, और यहाँ पे बन गया 1 प्लस 1/2√2। अब जो आंसर गिवन है वो ऐसे लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू कुछ k कुछ कांस्टेंट है और क्यू स्क्वायर बाय ये सरफेस टेंशन की पावर 1/n। तो कांस्टेंट देखता हूँ क्या ये k आपके पास में ये भी कांस्टेंट है, मैं k पर ये दूसरा नया कांस्टेंट है ना कुछ, तो k को आपने कांस्टेंट बोल दिया। अच्छा यहाँ पे ये जो गामा था ये सरफेस टेंशन हो गया, ये भी कांस्टेंट बन गया, ये 2 भी कांस्टेंट बन गया, तो ये a क्यूब आ गया, कुछ नया कांस्टेंट कुछ k डैश बन गया आपके पास, दिस इज q डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे आप a को लिख सकते हैं k डैश, कुछ नया कांस्टेंट आ गया, q स्क्वायर बाय r की पावर 1/3, इसका रूट हुआ तो नया कांस्टेंट कुछ बन गया k डबल डैश। तो हमसे यही पूछा था कि इसमें n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ गई। तो सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सवाल आसान था, पर आपको ये समझ में आना चाहिए इसमें गलती एक तो ये हो सकती है, लोग सरफेस टेंशन लेते हैं L मल्टीप्लाई A, नहीं यहाँ पे 2 सरफेस पे लगेगा ना, जैसे 2 सरफेस है तो ये इस वाले सरफेस पे लगेगा, पीछे वाले सरफेस पे भी लगेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा प्लीज बच्चों, ये आपके सामने सवाल है, ये 2015 में पूछा गया था आपसे। अब इस सवाल को पहले आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है वो सब आप सही ढंग से पढ़ लीजिए और इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कुछ अल्टरनेटिव मेथड मिले जिसमें कैलकुलेशन कम हो, वैसे अगर आप कर पाएंगे तो आसान रहेगा। करके बताइए क्या रिजल्ट है। हाँ भी हुआ, तो इसका आंसर रहेगा आपके पास में 6। अब कैसे आ रहा है वो थोड़ा देखते हैं। हम मान लेते हैं वायर कुछ इस वाले प्लेन में ऐसे कुछ करंट इससे आई से बाहर निकल रहा है, ठीक है, और जो आपके ऐसे प्लेट है वो कुछ ऐसे है ना, ये इसका प्लेट का ऐसे कुछ अंदर की तरफ प्लेट है आपके पास में, और ये जो साइड है आपके पास में ये प्लेट की कुछ ए है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे देखेंगे, ऐसे करके कुछ प्लेट है, प्लेट इसके मतलब ऐसे रखी हुई प्लेट ना, ऐसे रखी, और ये साइड आपके पास में कितनी गिवन है, दिस इज ए, और ये कुछ ऐसे एल है। तो यहाँ पे ये इसके मिड पॉइंट पे है, इसको मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक बार आप समझ में आएगा प्लेट कैसे रखी हुई है। यहाँ पे वायर है, ऐसे ऐसे प्लेट रखी हुई है, ये इसका मिड पॉइंट प्लेट का यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कुछ a/2 है और ये डिस्टेंस ऐसे कुछ a/2 है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पकड़ लेते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसे पकड़ लिया, दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पकड़ लिया। अब आप देखिए, अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पकड़ रहे हैं तो आप ये वाला एंगल ऐसे देखिए, सेंटर है ना, ये बच्चों सेंटर है, तो ये कितनी विड्थ का सेंटर हमने माना है, यहाँ पे कुछ ऐसे h विड्थ का, कितनी विड्थ क्या गिवन है इसकी, l गिवन है, तो l विड्थ का सेंटर माना है हमने, l विड्थ का, ठीक है, यहाँ पे ऐसे l विड्थ का सेंटर मान लिया, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, अगर हम इस पूरे सेंटर से फ्लक्स देखूं, मैं इस पूरे सेंटर से फ्लक्स E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो पूरे सेंटर से कितना हुआ देखिए, तो सेंटर की लेंथ आपके पास में L, तो इसकी चार्ज पॉइंट लेंथ कुछ लैम्डा हो गया, तो लैम्डा मल्टीप्लाई आई करंट लिखा, सॉरी वो चार्ज लैम्डा L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इस सेंटर में ये कुछ ऐसा हुआ ना, ऐसे सेंटर माना आपने, इस सेंटर की लेंथ ऐसे कुछ आपके सामने L है और ऐसे आपके पास यहाँ पे वायर है, तो इस वायर में कितना पार्ट आया, L लेंथ की वायर इसके अंदर आई, दैट इज लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम ये E.ds फ्लक्स है, तो टोटल आ गया, ये पूरे सिलेंडर से फ्लक्स आ गया, तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, तो वो कितना आ गया आपके पास, इट इज लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखिए, हमें पूरे सेंटर से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतने से पार्ट से चाहिए सिलेंडर के, ये जो पार्ट है आपके पास में इतना सा पार्ट, बिकॉज इस वाली प्लेट से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, इस ये जो प्लेट है, इस प्लेट से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वही इस सिलेंडर से होकर गुजर रहा होगा आपके पास, समझ में आ रहा है, इस प्लेट से जो हो रहा होगा, जैसे सिलेंडर है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऐसे विजुलाइज कीजिए, एक मिनट रुकिए, जैसे यहाँ पे आपके पास में ऐसे सेंटर बनाते हैं, ऐसे आपने सेंटर बना रखा है,
और यहाँ पे ऐसे प्लेट लगी हुई है, ऐसे प्लेट लगी हुई है, तो इस प्लेट से जो फ्लक्स जा रहा होगा वही स्कर्ट सरफेस से जा रहा होगा। यहाँ पे आप ऐसे प्लेट मानिए, ऐसे ऐसे प्लेट रख दीजिए, तो जो इस प्लेट से जो फ्लक्स जा रहा होगा किस जा रहा होगा, इस सेंटर से भी वही जा रहा होगा, इतने से पोर्शन से। तो आप क्या बात करेंगे, सेंटर के इस पोर्शन से जो फ्लक्स जा रहा होगा वही इस प्लेट से जा रहा होगा। तो अगर मैं ये देखूँ यार, इस सेंटर के लिए ये वाला एंगल अगर मैं निकालने जाऊँ, ये वाला एंगल थीटा अगर मैं मानूँ, तो ये साइड है a/2 और ये हाइट कितनी होगी आपके पास, √3/2a। तो अगर आप लिखें tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, एक मिनट, परपेंडिकुलर a/2, यहाँ पे ऐसे बेस बन गया, ठीक है। a से a उड़ गया, से ये उड़ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा 1/3 आ रहा है ना, 1/√3 आ रहा है। तो जब tan थीटा 1/√3 होता है, थीटा 30 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप देखिए, आपको इतने सेंटर से, इतने पार्ट से आपको फ्लक्स चाहिए, तो ये क्या है, दिस इज, ये एंगल 60 डिग्री है, टोटल 360 होता है। तो आप क्या बोलेंगे, 360 डिग्री एंगल से फ्लक्स कितना जा रहा है आपके पास, लैम्डा L/ε0। अगर आप 61 डिग्री से कितना जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास फ्लक्स दैट इज लैम्डा L/ε0 मल्टीप्लाई 1/360। और अगर आप बात 60 डिग्री से कितना जाएगा फ्लक्स, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ गया, तो आंसर कितना गया, लैम्डा L/6ε0 ये फ्लक्स आ गया। तो ये जवाब हो गया। तो हमने हमें बहुत मतलब चाहते तो गणित से करते, बहुत कैलकुलेटिव हो जाता, हमने सोच लिया कि हमें समझ में जो सेंटर से जो फ्लक्स जा रहा होगा वही इस प्लेट से जा रहा होगा। तो हमें ऐसे दिखाई दिया था, इस सेंटर कुछ ऐसा था, तो हमने बोला कि इसके ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ये भी 30 डिग्री, पूरा 60 डिग्री बनना था आपके पास। तो इस प्लेट से जो फ्लक्स जा रहा है वो कैसे निकालेंगे, जो इस सेंटर से जा रहा है। तो पूरे सेंटर से फ्लक्स जा रहा था आपके पास में लैम्डा L/ε0, और ये है उसका 1/6 पार्ट, तो 1/6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। बच्चों 2018 में पूछा गया सवाल है आपके सामने, और इसमें डेसिमल में कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, मतलब अप टू 2 डेसिमल कुछ भी वैल्यू आ सकती है। और अभी इसी तरीके के सवाल आते हैं करंट सिचुएशन में। अगर आप देखेंगे तो इंटीजर नहीं मिलता है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, और उसके आंसर्स फ्रैक्शन के बाद में, मतलब डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट्स तक आ सकते हैं। और मैंने आपको जब बताया, जब भी डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट तक निकालना हो तो आप सोल्व करें डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक, तब जाके फिर आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका आंसर है 3.56, आपने इतना सोल्व किया, पर मान लीजिए यहाँ पे 9 होता तो आंसर ये नहीं होगा, फिर आंसर होगा 3.57, बिकॉज हमें 2 डिजिट देखना था। तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 होता तब आपकी बात सही हो जाती, 3.56 सही जवाब हो जाता। तो अगर आपको 2 डिजिट मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक चाहिए, तो आपको 3 पॉइंट्स तक सोल्व करना चाहिए। अब देखिए इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो अलग बात है। सोल्व करके बताइए बच्चों क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आइए इसको थोड़ा कर लेते हैं इस सवाल को भी। तो यार इसमें आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास में है 1000, नहीं ई नोट केवल 1 है ना, दैट इज साइन 1000t, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ है, तो अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा Q मल्टीप्लाई E। अच्छा, Q की वैल्यू कितनी है, सवाल में 1 कूलम है, तो ये बन जाएगा आपके पास Q की वैल्यू 1, दिस इज बिकम साइन 1000t। क्लियर। अच्छा, ये आपके पास में साइन 1000t आ गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालें तो आएगा F/m। m की वैल्यू सवाल में गिवन है, m की वैल्यू कितनी 10⁻⁻3, तो ऐसे बन जाएगा 1000 साइन 1000t। अब बच्चों ये देख के तो लग रहा है कि एसएचएम जैसा है, बिकॉज एसएचएम में ऐसी सी इक्वेशन आती है, पर उसमें थोड़ी दिक्कत ये है, अगर आप देख रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। एसएचएम में ऐसा कभी नहीं होता, एसएचएम में अगर आप देखते हैं ऐसा कभी नहीं, जब एक्सीलरेशन 0 होता है वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो एसएचएम वाला केस नहीं है, ये देख के लग रहा है एसएचएम जैसा है, पर एसएचएम वाला केस नहीं है। तो एसएचएम वाला केस नहीं, थोड़ा बेसिक से देखते हैं। तो देखिए, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपके पास,
पीछे मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1000 और यहाँ पे ऐसे -1000। अब आप सोचिए यहाँ से चलना शुरू करेगा t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ से चलना शुरू करेगा इस वाले पॉइंट तक आपके पास में जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है यहाँ तक, तो यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वेलोसिटी देगा, तो इस वाले पॉइंट पे आएगा जो वेलोसिटी वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, फिर इसके बाद में घटना शुरू हो जाएगा, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी देता है ना। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो इस वाले पॉइंट पे जो आपके पास में एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। जब इसका ये टाइम देख लेंगे कितना टाइम है, तो इसका पूरा टाइम जो हो गया वो तो हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये वाला यहाँ पे जो टाइम होगा ये होगा पाई बाय ओमेगा, इतना सही। तो मैंने बोला मुझे वेलोसिटी बता दो आप पाई बाय ओमेगा पे, तो वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि वी मैक्स कब होगा, एट टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। अब आइए इसको पुट कर लेते हैं, तो मैंने लिखा डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 1000 साइन 1000 टी, क्लियर। इसको इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर इंटीग्रेट मारेंगे, तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास में dv इज इक्वल टू इसका साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस हो जाएगा, कोस 1000t डिवाइड बाय 1000 होता है, उससे कट जाता है ना आपके पास में, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करता हूँ, t इज इक्वल टू 0 से शुरू हुए हम, और t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनली कुछ v मैक्स है जो हमें निकालना है। अब आइए इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, v इज इक्वल टू दिस विल बिकम माइनस कोस 1000 और t की वैल्यू कितनी होगी आपके पास है पाई बाय ओमेगा, माइनस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाए कोस 0। तो यार ये वाली वैल्यू ओमेगा भी 1000 है, तो -1 हो गया आपके पास, तो v कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो आंसर होगा इसका 2 मीटर पर सेकेंड। कई बार दिक्कत ही होती है, लोग इसको एसएचएम की तरह ट्रीट करते हैं, पर एसएचएम है नहीं ये एक्चुअली। अगर आप इसकी इक्वेशन निकालेंगे, एक्स की पोजीशन निकालेंगे, तो एक्स एसएचएम जैसा नहीं आएगा, आप निकाल के देख लीजिए, उसमें टी का फंक्शन आएगा आपके पास। क्लियर है? तो अच्छा सवाल है, लोगों को एसएचएम हिट होता है तो वहां से करेंगे तो फिर इसका आंसर गलत आता है, वहां से 1 आता है, वो गलत हो जाता है ना। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए।